बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 11th और उसका हॉर्नबिल बुक का बच्चों लेसन नंबर 2। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि इनसे पहले वाले वीडियो में भी हमने अपने चैनल पर हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स के इससे पहले वाले चैप्टरों को अपलोड कर रखा है। बच्चों, आप उन पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार उन्हें पढ़ सकते हैं और उनसे भी मदद ले सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हॉर्नबिल बुक का ही जो हमारा लेसन नंबर 2 है, हम उसे पढ़ेंगे। बच्चों, इसे शुरू करने से पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसका जो बाद वाला लेसन है, लेसन नंबर 3, वो भी मैंने अपने चैनल पर लर्निंग इंग्लिश पर बच्चों अपलोड कर दिया है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा होगा और उससे लेसन नंबर 3 को, हॉर्नबिल बुक की लेसन नंबर 3 को भी समझा होगा। आज की वीडियो में बच्चों, क्योंकि हमारा लेसन नंबर 2 नहीं हो पाया था, तो आज की वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। नाम से ही क्लियर है कि यदि हम जो है मृत्यु से बिल्कुल भी नहीं डरते। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, हमें मृत्यु का कोई भय नहीं है। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब मिलकर एक साथ हैं, यदि हम सब एक जुट में हैं, यदि हम एक ग्रुप में हैं, तो हमें मृत्यु का कोई डर नहीं या हमें मरने का कोई डर नहीं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ हैं तो हमें मृत्यु का कोई भी डर नहीं है। ये है बच्चों इस जो लेसन का टाइटल आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, इसके जो राइटर हैं वो हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। बच्चों, ये जो है इसके राइटर हैं, ठीक है बच्चों। और ये स्टोरी का हमारा टाइटल है जो अभी अपन ने डिस्कस किया है। बच्चों, अब हम ज़रा इस स्टोरी में जितने भी हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, हमें उन मेन कैरेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पूरी स्टोरी उस कैरेक्टर पर ही बेस होगी। तो बच्चों, हर कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, तो इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर्स हैं हम उन पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, ये इस कहानी की जो है आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इसमें मेन कैरेक्टर्स यहाँ पे सबसे पहला है नरेटर, यानी कि जो कहानी बता रहा है वो नरेटर, ठीक है। और नरेटर कौन है? कैप्टन ऑफ द शिप, यानी कि यहाँ इस कहानी में आप एक शिप के बारे में जानोगे, एक शिप से संबंधित होगी आपकी ये स्टोरी, और उसको जो बता रहा है वो नरेटर है। और वो नरेटर कौन है बच्चों? उसी शिप का कैप्टन, उस शिप का कैप्टन। दूसरा कैरेक्टर मेन जो है वो है मैरी। मैरी कौन है? वाइफ ऑफ नरेटर, यानी कि कहानी में जो नरेटर है उसकी जो वाइफ है उसका नाम है मैरी। तीसरा नंबर कैरेक्टर है जोनाथन। जोनाथन कौन है बच्चों? 6 ईयर ओल्ड सन ऑफ द नरेटर, यानी कि ये जो है नरेटर का 6 वर्ष का बेटा है, 6 साल का बेटा, नरेटर का 6 साल का बेटा जिसका नाम है जोनाथन। उसके बाद है सुजैन। सुजैन कौन है? 7 साल की नरेटर की ही पुत्री, यानी कि उसकी डॉटर, और जोनाथन उसका पुत्र। उसके बाद है लैरी विजल। लैरी विजल कौन है बच्चों? ये अमेरिकन क्रू मैन है, हायर्ड फ्रॉम केप टाउन, यानी कि जिन्हें केप टाउन से किसने हायर किया था, किसने खरीदा था, किसने रखा था? नरेटर ने। और नरेटर कौन है? इस शिप का कैप्टन। और वो जो जिन क्रूमैन को रखा गया था जिसका नाम था लैरी विजल, ये जो है बच्चों अमेरिकन था, मतलब अमेरिका का रहने वाला था, और अमेरिकन क्रूमैन जिसे हायर किया था केप टाउन से, जिसे हायर किया गया था, और उसका नाम था लैरी विजल, और ये अमेरिकन का था। और बच्चों, दूसरा एक और क्रूमैन जो स्विस क्रूमैन है। स्विस मतलब जो स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले होते हैं उन्हें हम स्विस कहते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, इंडिया में रहने वाले इंडियंस, इसी प्रकार से स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले स्विस। तो उसका नाम था बच्चों हर्ब सेगलर। अब ये जो हर्ब सेगलर था ये एक स्विट्ज़रलैंड का निवासी था और ये एक स्विस क्रूमैन था, और इसे भी हायर किया गया था, यानी कि इस नरेटर ने, नरेटर कौन? मतलब जो कैप्टन है शिप का, उसने 2 क्रूमैन को हायर किया था। और क्रूमैन कौन होते हैं बच्चों? जो नाविक, मतलब कि जो जहाज कर्मी होते हैं। जब सेलिंग शुरू होती है, जब समुद्री यात्रा होती है, तो उस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की जो टेक्निकल या कोई भी संबंधित जो
समस्या आती है या उससे रिलेटेड जो भी हम डील करते हैं वो क्रू मैन के द्वारा की जाती है। तो इन नरेटर ने 2 क्रू मैन हायर किए थे केप टाउन से, जिसमें से एक अमेरिकन क्रू मैन था जिसका नाम था लैरी विजर, दूसरा था हर्ब सेगलर जो स्विस क्रू मैन था। इन 2 क्रू मैन को उन्होंने हायर किया था। और बाकी मैंने बता दिया है कि एक नरेटर रहता है, उसकी वाइफ, उसके पुत्र और पुत्री। तो ये बच्चों इस कहानी के मेन कैरेक्टर है जो आपको पूरी कहानी में इनसे संबंधित ही आपको बताया जाएगा कि इन्होंने क्या क्या किया। तो चलो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कहानी को। बच्चों कहानी पढ़ते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सॉन जोनाथन 6 एंड डॉटर सुजैन 7, यानी कि 1976 में नरेटर कहते हैं कि मैं और मेरी पत्नी, मेरे पुत्र जोनाथन और मेरी 7 साल की पुत्री सुजैन, हम लोगों ने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से एक समुद्री यात्रा शुरू करी। और ये जो समुद्री यात्रा शुरू करी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जिस प्रकार से कैप्टन जेम्स कुक ने यही कुछ 200 साल पहले जो एक समुद्री यात्रा करी थी और पूरे संसार का जो है भ्रमण किया था, पूरा गोलाकार उसकी जो है परिक्रमा करी थी, सेम इसी प्रकार से उसी की डुप्लीकेट करते हुए आज इन लोगों ने योजना बनाई है पूरी फैमिली सहित कि वह भी इस समुद्र की यात्रा करेंगे और पूरा जो है वह भ्रमण करेंगे। ठीक किसको कॉपी करते हुए? कैप्टन जेम्स कुक को, जिन्होंने 200 वर्षों पहले ऐसा किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई आर 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। बहुत ही लंबे समय से मैं यानी कि मेरी पत्नी और मैं जो कुल मिला के 37 ईयर्स उनकी बताई गई है, जो एक बिजनेसमैन है बाय प्रोफेशनल, वो बिजनेसमैन है। उन्होंने ये लंबे समय से ये स्वप्न देख रखा था कि वह एक ऐसी लंबी दूरी वाली समुद्री यात्रा करेंगे, सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर। और ऐसा वो इस चीज़ के छानबीन में लगे हुए थे कि वह कुछ ऐसा करेंगे, सेलिंग करेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, अब वे बताते हैं कि 16 वर्षों से वी हैड स्पेंट ऑल अवर लीजर टाइम, वह अपने हर फ्री समय को इसी एक्टिविटी के लिए स्पेंड किया करते थे। हॉनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स, मतलब जो उनकी समुद्री यात्रा होगी उसकी कला को निखारने के लिए, उसको प्रखर बनाने के लिए, हॉनिंग मतलब उसको प्रखर करने के लिए उसमें लगे हुए थे। किस पे लगे हुए थे? इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी कि जो ब्रिटिश समुद्र है उस पर अपनी समुद्री यात्रा की कला को निखारने के लिए जो है 16 वर्षों से निरंतर जो है प्रयास करते रहे थे। अब आगे देखते हैं। अवर बोट वेव वॉकर, अब जो नाव यहाँ पे बताई गई है, जो बोट यहाँ बताई गई, उसका नाम है वेव वॉकर। वेव मतलब होता है लहरें और वॉकर मतलब चलने वाला, यानी कि लहरों पर जो चलने वाली नाव थी जिसका नाम था वेव वॉकर। बच्चों वो उसकी जो लंबाई बताई गई है वो कितनी लंबी थी? 23 मीटर एंड 30 टन वुडन हर्डल ब्यूटी, यानी कि उसकी सुंदरता वो लकड़ी के ढांचों से मिलकर बनी गई थी, जिसका कुल मिलाकर वजन था 30 टन का वजन था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से उसे तैयार किया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और यानी कि वह महीनों से इसकी फिटिंग के लिए जो है प्रयास कर रहे थे, उसकी फिटिंग पे लगे हुए थे। इट एंड टेस्टिंग इट, और उसका जो है लगातार इतने दिनों से परीक्षण हो रहा था। इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, यानी कि बुरे से बुरे मौसम में उसका जो है टेस्टिंग किया जा रहा था, परीक्षण किया जा रहा था, ताकि वह नाव जो है जो 23 मीटर्स लॉन्ग है, लंबी है, और इतना वजन 30 टन वजन की है, ताकि वह हर बुरे से बुरे मौसम में हम उसका परीक्षण इसलिए कर रहे थे ताकि हमें कैसी भी स्थिति आए जब हमारी सेलिंग शुरू हो तो हम उसको जो है अच्छे से टैकल कर लें और उसको सह सकें। इसलिए उसका हर रफेस्ट वेदर में जो है उसका परीक्षण किया जा रहा था। अब जब यात्रा शुरू होती है, द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 years 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, यानी कि जब हमने वेस्ट तट से
वेस्ट यानी कि होता है पश्चिमी तट से। जब हमने यात्रा शुरू अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन की यात्रा शुरू करी तो पहले चरण में नरेटर बताते हैं, पहले चरण में यानी कि शुरू के जो 3 वर्ष थे, और 3 वर्ष यानी कि 105,000 किलोमीटर की जो यात्रा हमने करी थी वो बहुत ही आनंद से रही, प्लीजेंटली रही और बहुत बढ़िया तरीके से यात्रा हुई, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से शुरू होकर केप टाउन तक थी। तो ये यात्रा करने में उन्हें 3 वर्ष लगा और इतना किलोमीटर उन्होंने यात्रा कर ली और बहुत ही सुखद यात्रा करी, उसमें कोई परेशानी नहीं गई। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब जब उन्हें ईस्ट की दिशा यानी पूर्वी तट की तरफ जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन को हायर किया। नरेटर बोलते हैं कि ईस्ट के साइड जाने से पहले, पूर्वी दिशा की ओर जाने से पहले 2 क्रूमैन को हायर किया गया, जिसमें से एक था अमेरिकन लैरी वेजल और दूसरा था स्विस हर्ब स्वेगलर। ये 2 क्रूमैन थे और ये क्रूमैन यानी कि जो जहाज कर्मी होते हैं, जो जहाज पर आपके साथ रहते हैं और जहाज पे आने वाली हर दिक्कतों का, हर मुसीबतों का सामना करने के लिए आपके लिए मददगार होते हैं। तो ये 2 क्रूमैन को उन्होंने कब हायर किया? ईस्ट पर जाने से पहले, ईस्ट साइड पर जाने से पहले, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द साउथर्न इंडियन ओशन। और जहाँ पर इन लोगों ने क्रूमैन को तो हायर किया ताकि वह जब उनकी समुद्री यात्रा शुरू हो, उनकी वॉयज शुरू हो, तो हर प्रकार की समस्याओं को टैकल किया जा सके उन क्रूमैन की मदद से। कितनी भी बुरे से बुरे मौसम में, बुरे से बुरे समुद्र को पार करने में जो भी दिक्कतें आई उसमें ये क्रूमैन मददगार होते। और यहाँ पर जिस का नाम बताया गया है द साउथर्न इंडियन ओशन यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर, जिस जगह का यहाँ पे नाम बताया गया दक्षिणी हिंद महासागर, और उसमें आने वाली हर अड़चनों का सामना करने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया। बच्चों आगे कहानी में हम रीड करते हैं, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि जब हमारा सेकेंड डे, दूसरा दिन था, हमें जो है केप टाउन की तरफ ईस्ट की ओर जाना था। तो उस दिशा में जब हमारा शिप जो है सेलिंग कर रहा था तो उसके दूसरे दिन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि हमारा जो सामना होता है इस बार एनकाउंटर होता है एक केप टाउन की तरफ जब यात्रा हो रही थी तो हमारा जो सामना होता है एक बहुत ही भयानक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेल्स से होता है। गेल्स कहने का मतलब है बच्चों बहुत ही बड़ा तूफान या आंधी या झोंका, हवा का बहुत ही मजबूत झोंका, उससे हमारा सामना होता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि आने वाले जो कुछ सप्ताह थे, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, यानी कि वो लगातार जो झोंका था यानी कि जो तूफ़ानी हवा थी वो लगातार अगले कुछ सप्ताहों तक चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, यानी कि वो जो स्ट्रॉन्ग हवाएं थी, वो जो मजबूत लहरें, हवाओं की जो लहरें थी वो जिस तेज़ी से बह रही थी उससे मैं किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं हुआ, ऐसे नरेटर हमें बताते हैं। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जिस प्रकार से जो लहरों का जो आकार था, जो उसका साइज था, वॉज अलार्मिंग, यानी कि वो हमें किसी खतरे का संकेत दे रहा था। वह इतना ऊंचा था जैसे कि अप टू द 15 मीटर्स, यानी कि इतना ऊंचा था, एज हाई एज अवर मेन मस्ट, यानी कि इतना ऊंचा जैसे कि वह कोई मस्ट हो। मस्ट यानी होता है जो शिप पे जो खंबा लगा रहता है एक ऊपर एरियल टाइप का, उसके समान वह जो है हाई था। December 25 फाउंड एज 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से पूर्वी तरफ केप टाउन के 3500 किलोमीटर की जब हमने यात्रा करी और वह दिन था 25 दिसंबर का। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस कहने का मतलब है यहाँ पर बहुत ही भयानक, और डिस्पाइट यानी के बावजूद, भयानक मौसम होने के बावजूद, बहुत ही भयंकर मौसम होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, तब भी उसके बावजूद भी हमने अपना जो है हॉलीडे यानी कि वहाँ पर जो छुट्टियाँ हैं, बहुत ही अद्भुत छुट्टियाँ हमने अपनी वहाँ पे तैयार करी एक क्रिसमस ट्री के साथ, यानी कि क्रिसमस को सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, और जो नया वर्ष का जो दिन था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं नज़र में आ रहा था इन द वेदर यानी कि मौसम में। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने ऐसा आभास कर लिया था, कैसा हमें विमर्श कर लिया था कि ये जो है बहुत ही जल्दी बदलेगा, और एंड डिड
चेंज और एंड इट डिड चेंज यानी कि वह बदला भी, मौसम में परिवर्तन भी हुआ। फॉर द वर्स यानी कि बहुत ही भयानक रूप लिया। एट डॉन ऑन जनवरी 2 यानी कि जब जनवरी 2 का भोर का समय हुआ, डॉन टाइम हुआ, 2 जनवरी हो गए। उनकी यात्रा बच्चों जुलाई से शुरू हुई थी 1976 में, अब 2 जनवरी का समय आ गया है। द वेव्स वर द गिगेंटिक, वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स यानी कि 2 जनवरी के दिन जो लहरें जो थी वो बहुत ज़्यादा गिगेंटिक थी यानी कि बहुत ही बड़े रूप में थी। वी वर सेलिंग विद, और हम जो है समुद्री यात्रा जो कर रहे थे वो एक छोटे से तिकोने पाल के साथ कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और उस छोटे तिकोने पाल की मदद से भी जो है हम समुद्री यात्रा 8 मील की समुद्री यात्रा तय कर पा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स we could see endless enormous seas rolling towards us यानी कि जब हमारा जो जहाज़ था जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, as the ship rose to the top of each waves यानी कि लहरों की ऊंचाई तक जब वह जाता था तो हम आराम से जो अंतहीन जो विशाल समुद्र है उसे देख पाते थे अपनी तरफ आते हुए, लुढ़कते हुए। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड यानी कि चिल्लाती हुई तेज तीखी आवाज़ जो हवाओं की थी। एंड स्प्रिंग was painful and spray was painful to the ears यानी कि जो उसकी हवा की जो पानी की जो बौछारें समुद्र की यात्रा के दौरान हमारे ऊपर पड़ रही थी और जो जिस तेज़ी से हवा जो चल रही थी वो हमारे कानों में उसकी जो गड़गड़ाहट है वो दर्द पैदा कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन यानी कि अपनी बोट को, अपने नाव को धीमा करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिप यानी कि हमने जो है उस तिकोने पाल को नीचे की तरफ छोड़ दिया। एंड लेस्ड अ हैवी mooring रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और जहाज के पीछे के वाले हिस्से पर हमने एक बड़े भारी विशाल रस्से से एक चाबुक की तरह जहाज के पीछे वाले हिस्से को पर मारा यानी कि उस पर वार किया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, उसके बाद हर वस्तु पर, हर चीज़ पर हमने दोबारा दो बार उस पर वार किया, मतलब चाबुक के जैसे लेस्ड किया। वेंट थ्रू अवर लाइफ रेफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स यानी कि जिस प्रकार से हमारे जीवन को संयुक्त रखने वाली जो ये राफ्ट ड्रिल थी, हमने उसके लिए फिर हमने क्या पहना, डॉन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स यानी कि जो वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं, तो हमने उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए लाइफ जैकेट्स को वियर डॉन यानी कि पहना, और उसके बाद हमने जो है वहाँ पर इंतज़ार किया। बच्चों आगे कहानी में होता है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM यानी कि शाम की 6 बजे तक सबसे पहला झटका, सबसे पहला इशारा हुआ, इंडिकेशन हुआ एक आपदा के आने का। पूरे माहौल में विद एन ओमियस साइलेंस यानी कि बिल्कुल, ओमियस कहने का मतलब है बिल्कुल अशुभ सूचक जिसे कहना चाहिए, अशुभकारी एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। द विंड ड्रॉप्ड, और हवा जो थी बिल्कुल शांत हो चुकी थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और इतने में अचानक ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश जो है एकदम घने हो गए हैं, डार्क हो गए हैं। देन केम अ ग्रोनिंग रोर, और एक तेज गर्जन के साथ, तेज दहाड़ के साथ यानी कि बहुत तेज आवाज से उठता है हुआ। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड यानी कि एक बहुत ही विशाल क्लाउड, बादल जैसे टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, आफ्ट कहने का मतलब है जहाज के पिछले भाग की तरफ जैसे कोई बादल आकर छा गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, और मैंने ये भांप लिया था कि वो एक्चुअली में कोई क्लाउड नहीं था यानी कि कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, वह इस तरह की कोई लहर थी, बहुत तेजी से उठने वाली लहर, जैसी लहर को उसने अब तक पहले नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल यानी वो बिल्कुल लंबवत थी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स यानी अन्य लहरों के मुकाबले उनसे 2 गुना ज्यादा ऊंची भी थी। विथ अ फ्रीटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट यानी कि बहुत ही भयानक, जैसे कोई शिखर टूटती हुई आ गई हो, ऐसे वह प्रतीत हो रही थी।
The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. यानी कि जो गर्जन थी वो एकदम से तेज होने लगी और वो तेज होकर जो है गड़गड़ाहट में बदल गई। और as the stern moved up, जैसे कि जो हमारे जहाज का पिछला हिस्सा था वो आगे की तरफ मूव हो रहा था लहरों का सामना करने के लिए, and for a moment I thought we might ride over it. ऐसा लग रहा था जैसे हम उसके ऊपर चल रहे हैं, हम लहरों के ऊपर चल रहे हैं। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शूक द डेक, और एक बहुत ही घातक, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन, एक विस्फोटक होता है जो पूरे डेक को यानी कि जहाज की छत को हिलाकर रख देता है। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, यानी कि एक तूफान जो हरे और सफेद पानी का था वह जो है शिप के ऊपर पूरा आ जाता है। एंड माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, यानी कि मेरा जो सर है वो सीधा जाके टकराता है चक्र से, उसकी व्हील से। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं ओवरबोर्ड के ऊपर जो हूँ तैर रहा हूँ, उड़ रहा हूँ, फ्लाइंग कर रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जो है डूब गया हूँ लहरों के बीच में, मैं कहीं ना कहीं सिंक हो चुका हूँ, डूब गया हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने ये स्वीकार किया कि मेरी मृत्यु बिल्कुल मेरे सामने आ रही थी, पहुंच रही थी मेरे पास तक। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं जैसे जैसे अपनी चेतना जो है मेरी जा रही थी, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे बिल्कुल शांति का माहौल एहसास जो है हो रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, यानी अप्रत्याशित तरीके से मेरा जो सर है पानी के ऊपर से एकदम से छपाक से बाहर निकलता है। अ फ्यू मीटर्स अवे, यानी कि कुछ दूरी पर, कुछ मीटर्स की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, यानी कि जो मेरी जहाज थी, मेरी जो बोट थी, वेव वेकर वॉज नियर, मतलब कि वह उल्टी हुई यानी उलट कर थी लेकिन पास पर ही थी। एंड हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसके जो तिकोने पाल थे वो जो है लगभग पूरी समतल हो चुकी थी। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, इतने में एक और तेजी से आती हुई लहर ने उसको जो है उलटकर सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट, मेरी लाइफ लाइन जैसे कि एकदम तन सी गई थी। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, मैंने जो है तेजी से सख्ती से ग्रैब यानी पकड़ लिया गार्ड रेल्स को। एंड सेल थ्रू द एयर, और जैसे मैं हवा में लहरा रहा था, तैर रहा था, इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैंने उसके जो मेन वो रहता है, मुस्तल रहता है, मैंने उसको पकड़ लिया और अपने हाथों से उसको ग्रैब कर लिया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, उसी समय जो दूसरी लहर एकदम तेजी से आ रही थी उसने मुझे उछाल कर, जैसे कोई डॉल होती है खेलने वाली गुड़िया, उसके समान मुझे सीधा उछाल कर डेक पर पटक दिया, यानी कि मैं उछल कर सीधा उन लहरों से होते हुए जाके डेक पर आ गया, गिरा, जोर से गिरा। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो लेफ्ट पसलियां थी लेफ्ट दिशा की वो जो है चटक गई, क्रैक हो गई उससे। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरे मुंह जो है रक्त से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, यानी टूटे हुए दांत मेरे मुंह में भर गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप टू स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और जैसे तैसे मैंने फिर व्हील को अपने पास पाया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जहाज का जो पिछला हिस्सा है, और फिर उसके बाद उसी समय देखते ही देखते दूसरी लहर आने के लिए तैयार हुई, तो मैं वहाँ पर लटका हुआ रहा और दूसरी वेव जो है आने के लिए तैयार रही उसी तेज गति से। उसी समय मेरा जो है सर जो है टकरा गया था, मेरे सर से ब्लीडिंग हो रही थी और मेरे मुंह में खून भरा हुआ था और मेरे दांत भी टूट गए थे और मेरी लेफ्ट रिब्स भी पूरी क्रैक हो गई थी, यानी कि इतनी दुर्गति उस नरेटर की हो गई थी। Water everywhere. I feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. यानी कि हर तरफ, चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ था। I could feel that the ship had water below, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शिप के अंदर भी जो है पानी भर गया था। बट हमारी इतनी जो थी, हमने प्रयास नहीं करी, इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि हम व्हील को छोड़कर जो है उसको देखने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जाते। सडनली, यानी कि अचानक क्या होता है, अचानक द
front hatch was thrown open and Mary appeared. "We are sinking," she screamed. "The deck are smashed. We are full of water." इतने में क्या है, जो ऊपर के साइड की जो खिड़की है वह टूटती है, वह खुलती है और अचानक से जो है मैरी जो है उसमें से निकल कर मतलब मैरी बाहर आती। मैरी उनकी वाइफ रहती है। "We are sinking," she screamed. वह चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं। ऐसा कहकर वह चिल्लाने लगती है। "The deck are smashed," कि उसका डेक जो है वो लहरों से टकरा गया है और जो है पानी जो है डेक पर भर रहा है, यानी कि शिप के अंदर जो है पानी भर रहा है और हम डूब रहे हैं। "Take the wheel," I shouted as I scrambled for the hatch. मैंने कहा कि चक्र को संभालो। I shouted, मैं चिल्लाया, और जबकि मैं हैच यानी खिड़की पर ही चढ़ा हुआ था। "Larry and Herb," यहाँ पे लैरी जो है, लैरी विजल और हर्ब शैगलर, ये जो दो क्रू मैन थे वो पानी उसके शिप पर पंपिंग कर रहे थे लाइक अ मैडमैन, मतलब पागलों की तरह पंपिंग करते जा रहे थे। "ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स," और जो टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े थे जहाज के वो एक विचित्र स्थिति में पड़े हुए थे, विचित्र तरीके से पड़े हुए थे। "द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स," और जहाज का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पानी के अंदर साइड जो है धंस गया था। "क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर," और जो कपड़े हैं, क्रॉकरी हैं, चार्ट्स हैं, टिन्स हैं, खिलौने हैं, वो जो है पानी के चारों तरफ जो है तैर रहे थे, उतरा रहे थे। "I half swam, half crawled into the children's cabin," और मैं आधा तैरता हुआ आधा मैं रेंगता हुआ बच्चों के केबिन पे गया। "Are you all right?" I asked, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम सही हो। मैंने ऐसा पूछा तो वहाँ से उत्तर आया, "Yes," they answered, उन्होंने उत्तर दिया, "हाँ।" "From an upper bunk," यानी कि ऊपर की बेंच से बोलते उन्होंने बोला कि हाँ हम सही हैं। "But my head hurts a bit," लेकिन शिव यानी कि जो लड़की थी सुजैन, उसने कहा कि मेरा सर जो है दुख रहा है, मेरे सर में तकलीफ है, दुख रहा है। "Pointing a big bump," क्योंकि उसके सर पर एक बहुत आँखों के बीचों बीच ऊपर साइड एक बम यानी कि एक बहुत ही सूजन टाइप का आ गया था टक्कर लगने से। "I had no time to worry about the bumped head," लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उस बम को देखने के लिए रुकता, क्योंकि पानी भर रहा था। "After finding a hammer, screw and canvas," जब मैंने हैमर, स्क्रू और कैनवास को ढूंढ लिया, उसको ढूंढकर आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, हमने ये प्रयास किया कि हमें डेक पर जो है पुनः प्रयास करना होगा, उस पर थोड़ी सी हमें मेहनत करनी होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर, हैमर, स्क्रू और कैनवास को लेकर हम डेक पर फिर से संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। विद अ स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन," क्योंकि जहाज का एक जो हिस्सा टूटा हुआ था, जो पानी में धंसा हुआ था, वो एक दिशा से खुला था। "We were taking water," वहाँ से पानी जो है निरंतर जो है अंदर शिप के अंदर भरता जा रहा था। "With each wave," यानी कि हर लहरों के साथ भर रहा था। "That broke over us," और जो ऊपर आ रहा था। "If I couldn't make some repairs, we would surely sink," यदि हमने थोड़ा सा उसमें मरम्मत नहीं करी तो हम निश्चित ही डूब जाएंगे, ऐसा नरेटर ने कहा। "Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes," हमने किसी भी प्रकार से ये व्यवस्थित कर लिया, हमने अपने कैनवास को फैलाया और वाटरप्रूफ जो कपड़े होते हैं उससे हमने जितने भी होल्स जो खुले हुए थे जिनसे पानी जो है भर रहा था उनको कवर कर दिया, उनको ढक दिया। "Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side," यानी कि अभी भी पानी जो है नीचे की तरफ से बह रहा था, लेकिन वह नीचे की दूसरे साइड से बह रहा था, दूसरे दिशा की ओर जो है जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited, यानी कि और भी बहुत सी समस्याएं जो है आएंगी सामने, बहुत सी समस्याएं आई जब जो पंप थे उन्होंने वह कचरा जम जाने के कारण, यानी डेब्रिस फ्लोटिंग, यानी जो भी टुकड़े टूट कर पानी पर जो तैर रहे थे उनसे जो है ब्लॉकेज में जो जमा हो रहा था, ब्लॉकेज का काम कर रहा था, वही जो टुकड़े यहाँ वहाँ फैले हुए थे वो पानी की पंपिंग करने के टाइम जो है ब्लॉकेज का काम कर रहा था। तो ये भी एक समस्या आ रही थी कि वह टूटे हुए टुकड़े जो हैं पानी का पंप को क्या कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे और
पानी को निकलने नहीं दे रहे थे। डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जितने भी बिजली के जो पंप थे वह जो है शॉर्ट सर्किटेड हो चुके थे। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, यानी कि जो पानी का स्तर था वो बहुत ज़्यादा तरीके से, भयानक तरीके से जो है बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा तरीके से पानी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड, और बाद में मैं जब जाता हूँ तो वहाँ पे ये पाता हूँ, क्या पाता है नरेटर, कि जो हमारे रखे हुए जो हैंड पंप्स थे वो भी पूरे तरीके से जुड़ मुड़ चुके थे, यानी कि वो भी जो है बेकार हो चुके थे। अलॉन्ग विद द फोर सेल, यानी कि जो जलपोत का नीचा हिस्सा था, और द जिब एंड द डेंगल्स एंड विद द मेन एंकर, यानी कि जो छोटी नाव थी और जो एंकर था वो भी बहुत ज़्यादा जो है क्षतिग्रस्त हुए थे, यानी प्रभावित हुए थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तब मुझे एकदम से याद आया कि हमारे पास और भी इलेक्ट्रिक पंप हैं जो चार्ट रूम के फर्श पर पड़े हुए हैं। I connected it to an old out pipe, यानी कि मैंने उन्हें आउट पाइप से जो है जोड़ दिया, and was thankful to find that it worked, और बड़ा कृतज्ञ रहा, बड़ा आभारी रहा कि वह जो पंप थे वो काम कर रहे थे। The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio, यानी कि जो रात है वो एक अंतहीन बिल्कुल ठंडे पंपिंग, स्टीयरिंग व रेडियो पर काम करने के साथ बढ़ती गई, यानी कि बढ़ती गई। अब क्या बढ़ती गई, रात ऐसे जैसे गुजरती गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मे डे कॉल्स, और हमारे पास मे डे संदेशों का या वहाँ के कॉल्स का कोई भी उत्तर प्राप्त हम नहीं कर रहे थे, और विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि संसार के एक अति दूर कोने के लिए आश्चर्य से भरा हुआ था, आश्चर्य से भरा हुआ नहीं था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कहने का मतलब है जो कि संसार के एक अति दूर कोने के लिए आश्चर्य से भरा हुआ नहीं था। मेडे कॉल्स को समझते हैं। मेडे कॉल्स क्या होते हैं? मेडे कॉल्स आर रेडियो टेलीफोनिक वर्ड्स विच सिग्नल्स एयरक्राफ्ट और शिप्स, यानी कि मेडे कॉल्स ऐसे रेडियो टेलीफोनिक शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो सिग्नल देते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट को, यानी कि जो हवा में उड़ने वाले वायुयान हैं या जो पानी में चलने वाले शिप्स हैं, जिन्हें जो है रेडियो टेलीग्राफिक वर्ड्स के माध्यम से सिग्नल मिलता है उस सिचुएशन में जब वो जो है किसी डिजास्ट्रस यानी कि आपदायिक सिचुएशन या स्थिति में फंस जाते हैं। Whose head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. यानी कि जो सुजैन थी उसकी 7 वर्ष की, नरेटर की 7 वर्ष की जो लड़की थी, उसने अपने सर को बताया कि उसके सर पे बहुत ज़्यादा गंभीर जो है सूजन आ गई थी, स्वलन हो गया था, उसके सर में जो है सूजन आ गई थी और बहुत ही विशाल उसकी बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी। एंड नाउ शी शोड, अब वह जो है अपने आर्म यानी कि अपने भुजाओं का एक गहरा जो उस पर कट पड़ा था वह जो है शोड यानी कि दिखाती है अब नरेटर को। तो जब वह नरेटर को दिखाती है उस गहरे कट को अपनी भुजाओं पे जो उसको पड़ा हुआ था, व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, तब मैं उससे पूछता हूँ कि ये जो जिस प्रकार से तुम घायल हुई हो ये तुमने उस वक्त मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जब ऐसा उससे पूछा गया तो सुजैन ने रिप्लाई किया, आई डिडंट वांट टू वरी यू, क्योंकि मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, क्योंकि आप हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षित करने के लिए कितना प्रयास कर रहे थे। इस पाठ के अंतर्गत आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो पहला शब्द है वॉयज यानी समुद्री यात्रा, उसके बाद एक्सप्लोरर यानी छानबीन करना, सेल यानी समुद्री यात्रा, लेजर यानी खाली या फ्री समय जो होता है उसे लेजर टाइम कहा जाता है, एंड सी फेयरिंग यानी नाविक, हॉर्निंग मतलब प्रखर करना, वेव वॉकर यानी लहरों पर चलने वाली, कोस्ट यानी होता है तट, प्लीजेंट यानी सुहावना, क्रूमैन यानी जहाज कर्मी, अलार्म मीन्स खतरे का संकेत, गैल्स मीन्स तूफान, आंधी या हवा का झोंका, मस्ट का मतलब है खंबा,
या उसका एरियल। एंट्रोशियस मतलब होता है भयानक। एंड गिगेंटिक मीन्स होता है बहुत बड़ा। नॉट मीन्स समुद्री मील। एंडलेस मतलब होता है अंतहीन। एनॉर्मस मतलब होता है विशाल या विस्तृत। एंड डोंट का मतलब होता है पहनना। ओमनियस मतलब होता है अशुभ सूचक। एंड एफ्ट मीन्स होता है जहाज का पिछड़ा वाला भाग। तो अब तक के ये सारे कठिन शब्द थे बच्चों, और अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे इसकी रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी। तब तक के लिए थैंक यू।